नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। मैं हूं आपके साथ सचिन। लोकसभा में एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा गूंज रहा है और सरकार के निशाने पर कांग्रेस है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर की स्थिति को लेकर पंडित नेहरू की गलतियों का जिक्र किया, जिस पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया। इस दौरान अमित शाह ने मोदी सरकार ने कश्मीर में कितना बदलाव किया है, कश्मीर में अपने हक से बेदखल लोगों को अधिकार कैसे मिले, आतंक और उसकी फंडिंग का नेटवर्क कैसे ध्वस्त हुआ, इन तमाम बातों को आंकड़ों के साथ रखा। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि पीओके का जन्म नेहरू की गलतियों की वजह से हुआ। ऐसे में सवाल यह है कि कश्मीर ने जो दशकों तक दंश झेला है, जिस तरह से डर का माहौल रहा, जिस तरह से आतंकवाद रहा, इन सब के लिए जिम्मेदार क्या गलत फैसले हैं? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बयान सुनिए। आपके आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। मान्यवर, एक ही गलती बताने से इतना तिल मिला गया। नहीं, मैंने हटा दिया। मैं तो सिर्फ नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ 2 ही बताना चाहता हूं। एक, पूरा कश्मीर जीते बगैर सीज फायर कर लिया, और दूसरा, यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती की। देखो, चुनाव में आप जीतते हारते बड़ी बात नहीं, इतिहास गवाह है। उस समय अगर घाटी की मुसलमानों ने, शेख अब्दुल्ला की अगुवाई में मुसलमानों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर सहायता ना करते तो कश्मीर को हमारे साथ रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता था। Security personnel were killed. According to RTI reply, the number of terrorist incidents has only increased after the abrogation of Article 370, increasing from 151 incidents in 2014 to 191 incidents till August 2022. आप बताओ, मैं कोई गलत बोलते हैं? आप अपना जवाब में जरूर बताइएगा। मैं आपको आंकड़ा पेश कर सकते हैं। 2014 में नंबर ऑफ इंसिडेंट 151, 2018 में 417, 2020 244, 2020 till August 191. 40 Jawans were martyred in Pulwama attack in 2019. It was the deadliest attack on 3 decades, which according to ex-governor Satyapal Malik was avoidable and was due to the गवर्नमेंट इनकॉम्पिटेंस। हमने कहा सत्यपाल मलिक तो गवर्नर थे, आप उनको नाकार तो नहीं सकते। आप उस वक्त जिंदा नहीं थे, आप पैदा नहीं हुए थे। उस वक्त क्या स्थिति थी आपको ये पता है? ये कहते हैं हम मुजफ्फराबाद क्यों नहीं गए। उस वक्त पुंछ और राजौरी को बचाने के लिए फौज को डाइवर्ट कर दिया गया कि पुंछ और राजौरी बच जाए। आज पुंछ और राजौरी आज भारत का हिस्सा है, उसी मेहरबानी से है, नहीं तो वो भी गया होता पाकिस्तान की। उस वक्त की जो स्थिति थी उसमें और कोई रास्ता था नहीं, या तो फिर कभी इसमें अमन आता नहीं। इसे लॉर्ड माउंटबेटन और सब ने सलाह की, उसमें सरदार पटेल भी थे, सब थे कि इससे जाना चाहिए यूनाइटेड नेशन। अब ये लोगों को झूठ बोल रहे हैं, क्या करें? उस वक्त की हालत ऐसी थी भारत की, उसके बाद कोई रास्ता नहीं था। फिर जो उन्होंने यूएन वहां पर सिक्योरिटी काउंसिल थी, उन्होंने जो जिनने हमला किया था और जिन पे हमला हुआ था उनको एक ही पेडिस्टल पे रखा, इसके बजाय कि हमला वाले को वो पकड़ें, उसके बारे में कहें। उन्होंने वहां पे अमेरिका का जोर था उस वक्त, वो पाकिस्तान की तरफ। तो देश का सवाल आज इन सवालों के साथ पीओके नेहरू की गलती का नतीजा है। दूसरा बड़ा सवाल, क्या कश्मीर का मुद्दा यूएन ले जाना सबसे बड़ी गलती थी नेहरू की? तीसरा बड़ा मुद्दा, कश्मीर को मुख्य धारा से अलग रखना किसकी गलती थी?
चौथा बड़ा सवाल, पहले की सरकारों ने कश्मीर को लेकर सख्त कदम क्यों नहीं उठाए? तो इन्हीं सब सवालों के साथ हम चर्चा करेंगे। तमाम गेस्ट पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे। निगत अब्बास बीजेपी से होंगी, विठल चौधरी जो कि कश्मीरी पंडित हैं वो हमारे साथ हैं, रविंद्र कुमार शर्मा कांग्रेस से हमारा साथ देंगे, शेख बशीर एनसी के लीडर हैं वो हमारे साथ होंगे, पीडीपी के प्रवक्ता हमारे साथ, सलमान निजामी जो कि मुख्य प्रवक्ता है डीएपी पार्टी के, वो भी हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले विठल चौधरी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं क्योंकि आप एक कश्मीरी पंडित हैं और कल जिस तरीके से बिल लागू किया गया उसमें कश्मीरी पंडितों के लिए भी सीट रिजर्व की गई और साथ ही साथ पीओके के विस्थापित लोगों के लिए भी उसमें सीट रिजर्व की गई और साथ ही साथ खुद अमित शाह ने यह बताया भी कि ये पीओके नहीं होता। देश को बार बार ये बताना जरूरी है कि अगर नेहरू ने वो गलती नहीं की होती। क्यों ऐसा लगता है कि आपको कि बार बार देश को ये बताना जरूरी है कि पीओके नहीं होता, वो समस्या नहीं होती, वो जेनोसाइड नहीं होता? शायद उस वक्त वो नेहरू की गलती नहीं होती। क्या आपको भी ऐसा लगता है? रिजर्व की और वेलकम स्टेप है। मेरे को लगता है कि पहला स्टेप है, आखिरी स्टेप नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझना है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं। तो वो जम्मू का 95% ही कश्मीर के प्रांत को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है, 95% जम्मू का। और यही दर्शाता है कि जो कश्मीर बेस्ड वैली के पॉलिटिशियन हैं जिनको नेहरू जी ने बड़ा ही पुचकारा, बहुत ही प्यार और सम्मानित किया और जम्मू के लोगों को धिक्कारा, तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जब हम नाम लेते हैं तो उसमें हम जम्मू के लोगों को हम हमेशा ही भूल जाते हैं, जो जम्मू का प्रांत उसमें जुड़ा हुआ है। कश्मीर में मुख्यतः आतंकवाद जितना भी हुआ, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के नाम से जाना जाता है, वो पनपता ही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। वहीं से उसको इंटरट्रेट किया जाता है, वहीं पे उनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं। आप सोचिए, अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं होता, उनके बेस कैंप्स ही नहीं होते, तो कश्मीर में आतंकवाद का जो चरम सीमा पे आतंकवाद है, आज भी जो इन्फिल्ट्रेशन बिल्स होती है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर से ही होती है। तो ये कहना तो बिल्कुल उचित है कि अगर नेहरू जी ने उस टाइम पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को ऐसे ही जाने दिया, हमारे 33% कश्मीर के प्रांत को, तो वो क्यों जाने दिया, उसके मुख्यतः क्या कारण है? अब आप कोई भी बहाना, कोई भी उसमें कारण बता सकते हैं आज कि रजौरी जा रहा था, पुंछ जा रहा था, लेकिन ये बात भी सच है कि कश्मीर को बाउंड्री तक आपके बारामूला तक आपकी आर्मी ने ऑलरेडी ले लिया था। उसके बाद उसको रोक दिया गया, क्योंकि विठल भाई एक सेकंड, मैं ये जो पीछे जो हमारा बेसिकली जो हमारा साउंड है मैं उसको धीरे करवाता हूँ, ये जो म्यूजिक है, ताकि मैं आवाज़ जो है आपकी बेहतर तरीके से सुन पाऊँ। वो काफ़ी तेज़ आ रही थी जी। अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ही, जो मैंने जैसे पहले बोला कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो लॉन्च पैड है टेररिज्म का कश्मीर के ऊपर, आज भी होता है। और दूसरा क्या है कि जम्मू को हमेशा अलग थलग किया गया, कश्मीर के पॉलिटिशियंस ने जम्मू के रीजन को अलग किया गया, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, खाली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं है। ठीक है, फेयर इनफ। तो दूसरा, जैसे ये कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू ने क्यों पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर दिया, उसके आप जो आज फारूक अब्दुल्ला ने भी जो पार्लियामेंट में बोला कि रजौरी को बचाना था, पुंछ को बचाना था, इसको ऐसा कोई नहीं था। उनको शेख अब्दुल्ला को एम्बोल्डन करना, उनको प्यार, क्योंकि ये शेख अब्दुल्ला की पॉलिसी थी कि अभी इसको जाने दें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को, हमसे आगे नहीं बढ़े, क्योंकि शेख अब्दुल्ला को पता था कि उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है वो इसी कश्मीर में जो बारामूला तक सीमित है। तो दिस वाज वो आप उसको समझे, और नेहरू ने उसको आगे जाने दिया, नेहरू अलाउड इट टू हैपन। तो अभी आप कोई भी यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें जो कीजिए वो सब ढकोसला है। सच ये है कि कश्मीर से आज भी 34 साल के बाद कश्मीरी पंडित, वहाँ के जो एब्रोजिनीज हैं, वो आज कश्मीर से बाहर हैं। उसका सबसे बड़ा मुख्यतः कारण ही यही डायनेस्टिक पॉलिटिक्स रही है, यही कांग्रेस, पीडीपी और एनसी रही है, जिन्होंने वहाँ पे टेररिज्म को एम्बोल्डन किया। दूसरा सच ये है कश्मीर का कि कश्मीर को शारदा देश के नाम से जाना जाता था, और शारदा की जो मुख्यतः स्थापना है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में नीलम वैली, जिसे कृष्ण गंगा वैली के पास है। तो वो जब संस्कृत का उद्गम स्त्रोत्र यूनिवर्सिटी ही शारदा देश है, तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तो है ही नहीं, वो हमारा ही कश्मीर है, भारत का अभिन्न अंग है। तो वो पार्लियामेंट में इसमें प्रस्तावित करने की भी आवश्यकता नहीं थी, वो हमारा ही अभिन्न अंग है, वो हम लेके रहेंगे जब हमें लेना होगा। वो हमारे हो सकता है कि अगले कुछ सालों में हम सुने कि हमें उसको वापस मर्ज कर लिया। जी ठीक है, निगत अब्बास भी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ हमारे साथ शेख बशीर भी जुड़ चुके हैं। देखिए जी, मुझे एक बात बताइए, जब देश को बताना होता है कि कश्मीर पर आपने ये किया, जब देश को बताना होता है कि कश्मीर पर आपने रिजर्वेशन बिल पास कर रहे हैं, एसटी अमेंडमेंट बिल पास कर रहे हैं, और कश्मीर अब वो पैसा कश्मीर नहीं है, 370 आपने हटाया, तब क्यों बताना पड़ता है कि पीओके नेहरू की गलती का नतीजा है?
तब देश को क्यों आपको बताना पड़ता है कि आतंकवाद और जो कश्मीर ने जो दंश चाहा वो नेहरू की एक गलती की वजह से था, जिसे वो यूएन लेकर के चले गए? क्यों आपको देश को बार बार नेहरू को इस चर्चा में लेकर के आना होता है? सचिन जी, इसका बहुत सटीक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। फर्ज करिए कि एक छोटा सा बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है वो 10वीं कक्षा में आके फेल हो जाता है और उस अटेम्प्ट के बाद वो दोबारा ट्राई ही नहीं करता और उसके बाद ये सोच के बता देता है कि मैं तो फेल हो गया, इसलिए मैंने आगे चीजें ठीक नहीं करी। यही हुआ है कश्मीर के साथ। लगातार उसके माँ बाप, उसके माता पिता उसे जिंदगी भर एहसास दिलाते रहेंगे कि बेटा तू फेल इसलिए हुआ लाइफ में क्योंकि तूने 10वीं का जो फेल पेपर किया था उसके बाद से तूने दोबारा ट्राई भी नहीं करा और जिसकी वजह से आज तेरा जीवन खराब है, तू रोता रहे, कितना भी रोएगा, तेरी खुद की गलती है। यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी को, क्या पूरे देश को यह बात याद करनी पड़ती है कि आज जो पीओके हो रहा है और जो पीओके बनकर बैठा है कश्मीर का अभिन्न अंग जो पाकिस्तानियों के कब्जे में है, वो इसीलिए है क्योंकि नेहरू की गलती है, क्योंकि नेहरू जी ने लगातार उस पर सियासत करी थी, अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाया था, अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करा था। चंद वोटों के लिए आपने कश्मीर को बांट दिया। कश्मीर तो कश्मीर, आपने तो हिंदुस्तान को भी बांटने की गुस्ताखी करी थी। ये भारत का हर एक व्यक्ति जानता है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार वो एक फेलियर बच्चा जिंदगी भर अपनी भूल की वजह से अपना जिंदगी खराब कर देता है और माता पिता को अफसोस होता है, उसी प्रकार भारत की जनता को अफसोस है क्योंकि नेहरू जी फेल हुए थे, भारत की जनता फेल नहीं हुई थी। तो ये बताना पड़ता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, देश के प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हो या गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी हों, जिन्होंने लगातार ना ही सिर्फ कश्मीर, पूरे हिंदुस्तान के विकास के लिए लगातार मेहनत करी और काम करा है, आज ये बताना बेहद जरूरी है जनता को कि किस प्रकार 370 को हटाने के बाद आज भारत के कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है। वहां का बच्चा मेन बॉडी जो है इंडिया की, उससे जुड़ चुका है और अपने कार्य में कार्यरत है। जिस प्रकार विकास से वो लोग वंचित थे, आज वो विकास उन्हें मिला है, जो बेसिक राइट्स थे कश्मीरी बच्चों के, बेटियों के, महिलाओं के, बुजुर्गों के, जो कांग्रेस पार्टी की वजह से वो वंचित रहे थे, आज वो दिन है जब मोदी सरकार की वजह से आज वो बच्चे वंचित नहीं हैं, आज वो मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। तो ये बताना मुझे नहीं लगता कि गलत है, और ये बताना इसलिए भी जरूरी है कि आने वाली पीढ़ी को याद रहे कि आज अगर आप कोई तकलीफ झेल रहे हो वो नेहरू जी की वजह से है। जब भूल सुधार हो ही गई तो फिर बार बार नाम क्यों लेना? ये तो शर्मिंदा करना हुआ। नहीं, शर्मिंदगी तो वो तो लायक ही इसी के। आप क्या कहते हैं, हम आरती उतारे जिन्होंने भारत के टुकड़े कर दिए थे, जो आज भी भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह कहकर खून जलाते हैं भारतवासियों का। आप क्या कहते हैं, उनकी आरती उतारी जाएगी? नहीं, लेकिन उनके भी तो अपने तर्क है ना। अगर झूठ बोले उनके भी तो अपने तर्क है। वो तो कहते हैं कि नेहरू को लेकर के बहस हो जाए। आप ये जो है जिसे कहते हैं हाफ फैक्ट्स है, ये हाफ फैक्ट्स रखे जाते हैं, जैसे कि बशीर साहब जिस मैं बताती हूँ सचिन भाई, मैं बताती हूँ इस बात का जवाब। ठीक है मैं समझ गई आपका सवाल, मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। आपने कहा वो तर्क रखेंगे, तर्क आप तब रखिएगा जब जो आपके प्रवक्ता हैं, जो आपके पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, जिस दिन ये कहना बंद कर दे कि जो फलस्तीन के आतंकवादी है वो तो हमारे भाई है, वो तो जिहाद की लड़ाई लड़ रहे हैं। तर्क उस दिन रखिएगा। आप अपनी पुरानी करतूतों पर ठप्पा तब लगा देते हैं जब आप फलस्तीन का समर्थन करते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह कहते हैं, और वहां पीओके में बैठे आतंकवादी और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी, उनके आप तलवे यहां से चाटने पर अपने आप को मजबूर कर देते हैं। तर्क तब रखिएगा, तब आपके तर्क माने जाएंगे। जो भारत में बैठकर भारत की थाली में अगर छेद करिएगा तो माफ करिएगा, इसी प्रकार जलील करा जाएगा, क्योंकि इसी के लायक हैं। आरती वाले काम करे होते तो बखूबी मैं आरती भी उतारती और खुश होकर कांग्रेस पार्टी की तारीफ भी करती। पर दुख यही है कि पार्टी भले इंडिया की हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम जरूर दे दिया हो, गठबंधन को इंडिया नाम जरूर दे दिया हो, पर इनके दिल में इंडिया नहीं बसता, क्योंकि जिनके दिल में इंडिया बसता है ना, उन्हें शोषा करने की जरूरत नहीं पड़ती जो ये लोग करते हैं। ठीक है, शेख बशीर साहब, आपको क्या लगता है कि एक बहुत बड़ी गलती थी जिस कारण से कश्मीर जो है इतनी पीछे रह गया, उसने दंश ढेला? देखिए, बदकिस्मती की बात है कि आज हम पंडित नेहरू को कहते हैं कि उनकी गलती की वजह से बहुत कुछ हो गया है, और कश्मीर के हवाले से कल पार्लियामेंट के अंदर भी होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि नेहरू की गलती थी। बदकिस्मती यह है कि जो आज की जनरेशन है, यह जनरेशन भूल जाती है कि 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान के पास था क्या, और उस वक़्त 1947 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना
तो जम्मू कश्मीर का जो फैसला होना था वो किसी और ने नहीं करना था, महाराजा हरि सिंह जी ने करना था। महाराजा हरि सिंह जी ने 15 अगस्त 1947 को फैसला नहीं किया कि अब मैंने उधर जाना है, उसने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया है। ये हिस्ट्री है। और जब ये हिस्ट्री है कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद अक्टूबर के महीने में जब वहां से अटैक हो गया और जो वो एरिया, तो उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, और कोई ऑप्शन नहीं था कि वो, चूंकि जहां तक पहुंचे जब सीज फायर हुआ वो यूनाइटेड नेशंस ने कराया, जो आज तक हम भुगत रहे हैं। अब पंडित नेहरू जी का कद छोटा करने के लिए उसके साथ सर यूएन में तो ये मसला था ही नहीं, इसे लेकर के कौन गया? बढ़ाएंगे बशीर साहब, इसे लेकर के कौन गया? मुझे एक बात बताइए, जब हमारी फौज जो है जब पहुंचने वाली थी, ओपीओ के जस्ट एंटर करने वाली थी, वो कश्मीर का संपूर्ण हिस्सा तो हमारे पास आता, उसी वक्त ही सीज फायर के लिए कौन गया? सीज फायर के लिए तो नेहरू ने सीज फायर के लिए कहा, और जो फौजें जहां थी वहां रह गई, और ये पंजाब का हवाला दिया गया। सुन लीजिए, कैबिनेट का फैसला था, कैबिनेट ने फैसला किया, और उस वक्त की कैबिनेट में वल्लभ भाई पटेल साहब थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, वो सारे लोग उसमें शामिल थे। कोई भी फैसला प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। ये क्यों आप भूल जाते हैं? इलेक्टेड गवर्नमेंट जब फैसला करती है वो सही भी करती है। बहुत से अब इंडिया की हालत उस वक्त क्या थी, आज अगर इंडिया है तो वो पंडित नेहरू के विरोध में भी उस उस वक्त के तमाम कागजात और तमाम दस्तावेज भी कुछ कहानी कहते हैं। वो जो कहानी कहते हैं वो सामने नहीं आती है। ये भी हकीकत है कि इंडिया के पास, और ऊपर माउंटबेटन साहब बैठे हुए थे अभी, ये क्यों भूल जाते हैं? किन्होंने बिठाया? माउंटबेटन साहब बैठे हुए थे, और कमांड, आर्मी की कमांड तो अंग्रेज कर रहे थे। लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल किसने बनाया? लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर वो एक सिस्टम में बना। जब किसने बनाया? किसकी रिकमेंडेशन पे बनाया गया? अगर मान के चलते हैं, अरे किसकी रिकमेंडेशन पे बनाया गया? रिकमेंडेशन पे भी बना, वो कैबिनेट। किसकी रिकमेंडेशन पे बना? उसकी कैबिनेट। आप हवा में बातें मत कीजिए, आप ये बताइए लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल किसने बनाया? मैंने कहा उस वक्त आप पैदा हुए होते तो पता आप लगता पैदा क्या हुए थे सोच उस थी। टाइम पे? इंडिया के पास खाने के लिए अनाज नहीं था। आप फिर भी 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिया ना इंडिया ने। आप ये बताइए लॉर्ड माउंटबेटन को रिकमेंड किसने किया गवर्नर जनरल बनाना? किसका प्रपोजल था? मैंने कहा उस वक्त की कैबिनेट ने। जवाहरलाल नेहरू ने किया। फैसला होता है। अब दूसरी बात मेरे को बताइए, आप ये बोल रहे हैं कि उस तरह की सरकार ने फैसला कर लिया, सरकार ने तो धारा 370 हटाने का भी फैसला कर लिया, आप उसके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर था ना, है? धारा 370 भी तो इसी भारत सरकार ने हटाया, तो आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं कोर्ट में जाके? नहीं हटाया, मेरी बात सुन लीजिए। तीसरा मुझे बताइए, उसमें लोगों की विल शामिल नहीं है। में भारत की उसमें लोगों की विल शामिल नहीं है। जब लड़ाई हुई तो भारत की पोजीशन क्या थी? भाई डंडे से हटाया, आप ये बताइए जब 1948 जब मैंने कहा ताकत से हटाया, डंडे से हटाया। उसके बाद आपने एक साल के लिए जम्मू कश्मीर को कैद बनाया। सर इस पे कश्मीर पर रहिए ना, पहले मुझे एक बात बताइए ना, अगर कैद बना के बनाया, आप माउंटबेटन की लोगों की विल शामिल है। माउंटबेटन 370 के बाद का कश्मीर है वो सब देख रही है, वो दुनिया देख रही है। वो सर ऐसा है कि वो बशीर साहब आपके वक्त का कश्मीर, जो जनता कश्मीर, बहता कश्मीर और स्कूल जलते कश्मीर, अलगाववादी कश्मीर, वो देख लिया। वो किसी दिन और बात कर लेंगे। मैं आज बात कर रहा हूँ नेहरू की गलती के ऊपर जो आप कह रहे हैं। क्या पर्दा डालने की क्यों कोशिश कर रहे हैं सर? अगर आप मुझे एक बात बताइए, सीज फायर किसने कराया उस वक्त मुझे एक बात बताइए, जो विठल चौधरी पूछ रहे हैं, फिर उसके बाद रविंद्र भाई के पास में चाहूंगा। उस वक्त जिस वक्त सीज फायर करवाया गया, सीज फायर के लिए कहा गया, आप कह रहे हैं कि नेहरू गवर्नमेंट की तरफ से, उस वक्त फौज की पोजीशन क्या थी जिससे हम कहते हैं ये नेहरू की सबसे बड़ी गलती है? जी हम आर्मी स्टेटमेंट पे मुझे अगर इजाजत देंगे तो मैं आई वांट टू कम इन। जी रविंदर जी बोलिए आप। जी आप सवाल पूछ रहे थे। देखिए बात यह है कि 1 साल 3 महीने जो है पाकिस्तान के साथ जंग लड़ी गई। 22 अक्टूबर को पाकिस्तान ने फुल फ्लाइज हमला कर दिया मुजफ्फराबाद से और पूरी इन्फिल्ट्रेशन हो गई, क्योंकि 15 अगस्त से 26 अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर एक आज़ाद मुल्क था, ना हिंदुस्तान था ना पाकिस्तान था। 12 अगस्त 1947 को स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट साइन कर दिया महाराजा ने पाकिस्तान के साथ, और इंडिया गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे साथ बात करो। उन्होंने दोनों देशों को एक पत्र लिखा, डिले हो गया। उसके दौरान पाकिस्तान घुसपैठ कर गया और 22 अक्टूबर को फुल फ्लैग मुजफ्फराबाद से हमला हो गया।
ब्रिगेडियर जिंदर सिंह को महाराजा हरि सिंह ने कहा कि जाओ टिल डेथ, रोको अपने सांस पे, और उन्होंने शहादत दे करके 4 दिन तक वहां के मास्टर मकबूल, मास्टर अजीज, मकबूल शेरबानी, उन लोगों ने, कश्मीरियों ने साथ दे करके 4 दिन तक फौजें रोकी, जब तक के एक्सेशन हुआ। और 27 अक्टूबर को यहाँ फौजें उतर गई। 27 अक्टूबर से 1 जनवरी तक जंग चली, 1 साल 3 महीने। ये कोई 3 दिन की बात नहीं थी जो आज गुमराह करते हैं। और उसके उस वक्त के डॉक्यूमेंट आज के जो है वो डिक्लास डॉक्यूमेंट्स हुए हैं, जिसपे सवाल पूछा गया कि उस वक्त कमांडर इन चीफ उन्होंने बार बार पंडित नेहरू को और यूनियन गवर्नमेंट को लिखा कि अब हम आर्मी लेवल पे एक स्टेलमेट पे, एक रुकावट पे, एक स्थिति में पहुंच गए हैं, इसका पॉलिटिकल हल ढूंढा जाना चाहिए। और ये जो टायरेड है, ये चार्ज है, ये 70 साल पुराना पंडित नेहरू पे 1 साल 3 महीने, उसमें थोड़ा वक्त नहीं होता कि जो लोग आज कहते हैं कि 3 दिन के बाद लाहौर पहुंचे होते। मेरे ख्याल से जो सही फौजी जनरल हैं वो लोग हैं, वो इस बात से सहमत नहीं हो सकते कि मेरे अंकल, रियल अंकल उस जंग में 48 में 15 जून को शहीद हुए थे। मैं उस शहीद परिवार से, ब्रिगेडियर उस्मान से 18 दिन पहले शहीद हुए। तो सर ये यही कहते हैं ना कि एक तरफ पीओके ना बना होता, दूसरी तरफ इतनी क्या जल्दी थी कि इंटरनल मैटर को यूएन में ले जाने की क्या जरूरत थी? मैं उस पर भी आता हूं। मैं पीओजेके का विस्थापित भी हूं, और जब वहां पे कत्लेआम शुरू हुआ, हमारे 35 से 40 हजार हिंदू और सिख वहां कत्लेआम हुए, उस वक्त फौजों को डाइवर्ट किया गया रजौरी पुंछ के वहां के माइग्रेंट को बचाने के लिए, और मेरे परिवार के 4 लोग शहीद हुए। और इसलिए हमें सारा स्थिति ग्राउंड की भी पता है, इतिहास की भी जानकारी है। लेकिन आज देश को एक दूसरी पिक्चर बताई जाती है, और एक सीट पीओजेके वालों को दे करके आप कहते हैं हमने रिप्रेजेंटेशन दे दी। मैं भी विधायक रहा, मेरे क्षेत्र से कई पीओजेके के जो है वो चुन के विधायक रहे, मंत्री रहे, एमपी रहे पीओजेके वाले, ये नहीं। और विस्थापितों के भी मेरा एक छोटा सा काउंटर है। एक विस्थापित का दर्द जो है, एक विस्थापित का दर्द जो है वो समझा जा सकता है। आपने कहा कि आपके परिवार के लोगों की भी जो है जान चली गई, वहां से पीओके में कत्लो गारत हुआ। ठीक है, उस वक्त वहां पर रजौरी पुंछ की तरफ फौजें मोड़ देनी पड़ी थी। मैं अगर इस फैक्ट को बाय करता हूं, इस कारण से जो है सीज फायर हुआ और उस वक्त जो है पीओके के लोग पीओके में रह गए, ये डिस्टॉर्टेड फैक्ट दिया जाता है। लेकिन उसके बाद से लेकर के, ठीक है सर, ठीक है, उसके बाद जंग खत्म हो गया, ठीक है, पीओके हो गया। उस बात से लेकर के अब तक, जब तक 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, एक बार भी कोशिश की गई कि पीओके को ले लिया जाए? एक बार भी कहा गया कि पीओके हमारा अभिन्न अंग है? एक बार भी यूएन में जाकर के कहा गया कि पीओके को लेकर के रहेंगे? एक बार भी ऐसी स्ट्रेटजी लेकर के गए कि देखिए पीओके उस वक्त छूट गया था और पीओके जो है पीओके को लेने के लिए कश्मीर पाकिस्तान से ये हमारी स्ट्रेटजी है, नहीं तो हमारे को जंग लड़नी पड़े तो जंग भी लड़ेंगे। एक भी जो है इस तरीके का बयान या एक भी इस तरीके की बात जो है कांग्रेस सरकारों की तरफ से क्यों नहीं की गई? मुझे 30 सेकंड, 1 मिनट दे दीजिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आप पन्नों को देखेंगे, इतिहास के पन्नों को, तो 1948 में ना सिर्फ इंडिया ने, जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे, यूएनओ में जाकर के उन्होंने कहा कि हमने अपना फैसला कर लिया हिंदुस्तान के साथ। पाकिस्तान कौन होता है? उसने लूट की, प्लंडर की, रेप किया है और वो हमलावर है। हम शिकायतकर्ता के खिलाफ गए कि हमलावर को बाहर निकालो, हम हिंदुस्तान का हिस्सा है। वो हमने नहीं कहा, कांग्रेस ने नहीं कहा। जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने यूएनओ में 5 फरवरी 1948 का भाषण पढ़िए। 1954 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को गुलमर्ग से क्यों अरेस्ट किया गया? दूसरी बात, 1954 में उनको क्यों अरेस्ट किया गया? अरेस्ट किया गया, वो दूसरी बात है। शेख मोहम्मद, आप बताइए नेहरू ने क्यों उनको पकड़वाया 1954 में? तो आप 1947 से पहले के बयानात भी पढ़िए। सुन पा रहे 1954 में नेहरू को क्यों, नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को क्यों अरेस्ट करवाया, ये बताइए। 1954 में नेहरू ने क्यों अरेस्ट करवाया शेख अब्दुल्ला को? कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं आपकी बात को सुनूंगा। बताइए 1954 में क्यों अरेस्ट करवाया नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को? नहीं, आप आगे क्यों जा रहे, मैं आपको कह रहा हूं। आप छोड़िए, 1948 में शेख अब्दुल्ला ने बोल दिया यूएन में, उसके बाद 1954 में ऐसा क्या हो रहा था, क्यों अरेस्ट करवाया गया? मैं एंकर को जवाब दूंगा, आपको जवाब नहीं दूंगा। मेरी बात आप डिबेट में आए, डिबेट कीजिए ना, एंकर से थोड़ी डिबेट करने आए आप।
जम्मू के कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने लिखा कि पूरा एंटायर जम्मू एंड कश्मीर महाराजा हरि सिंह का इंटेग्रल पार्ट तो किया क्या एक बार एक जंग लड़ी? आपको मैं सिंपल सा सवाल किया क्या एक जंग लड़ी, एक बयान दिया, एक यूएन में जाकर के कुछ कहा कि देखिए पीओके लेकर के रहेंगे, बयान से क्या और तो और छोड़ो 370 जब हट रहा था उसके विरोध में जाकर के खड़े हो गए सर। कमाल करते कह रहे हैं कि नेहरू की गलती नहीं थी। सर यूएन में मामला गया ही ना होता। निकतबाद जवाब दीजिए, यूएन में मामला गया ही ना होता। मुझे आप कह रहे हैं कि देखिए गलती नहीं थी, रजौरी पुंछ में चले गए, डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स हैं। मैं तो खुद विस्थापित हूं। एक सेकंड निकतबाद जवाब दीजिए, फिर उसके बाद विठल भाई मैं आपको लेकर के आता हूं। मुझे आपने मैंने कहा एक सेकंड रविंदर जी, एक सेकंड मैंने आपको काफी वक्त दिया। निखत कुछ आपको जवाब देना चाहती बीजेपी से, फिर उसके बाद वापस आता हूं विठल। जी जी जरूर बोलिए निखत। आवाज आ रही निखत? मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया, आवाज नहीं आ रही। लगता आवाज नहीं आ रही। विठल आप मुझे आवाज आ रही। देखिए अभी दोनों कांग्रेस के प्रवक्ता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता देखिए चोर मुसहरे भाई होते हैं, दोनं एक ही बात कर रहे हैं। ये शब्द वापस लीजिए। आप कैसे कहते हैं चोर मुसहरे? चचेरे भाई बोल देते हैं, चोर चचेरे भाई बोल देते हैं। आप ये वल्गर लैंग्वेज, हाँ ठीक है सुनिए कहावत है, मेटाफर है, मेटाफर। आपको चोर नहीं बोला मैंने, मेटाफर है, मेटाफर मुहावरा है। आपको चोर नहीं बोला मैंने। सुनिए जो सुनिए अरे क्षमता रखिए, अभी तो मैंने बोलना भी नहीं शुरू किया, इतना क्यों तिलमिला रहे हैं? उसको वल्गर लैंग्वेज कहेंगे। सुनिए शेख बशीर, सुनिए आप। इनके पास जब मटेरियल नहीं होता तो इसी तरह की बातें करते हैं। आपके पास मैं आपसे मैंने 2 सवाल पूछे, वो तो आप बोल नहीं पा रहे। आप दोनों देखिए चोर मुसहरे भाई नहीं तो दोनों साथ में थोड़ी लड़ते मेरे से। आप बात करने दीजिए, शांत नहीं देखिए बात कैसे करेंगे? नहीं आप कैसे बात करेंगे? आप हो कौन? Who are you? I am a Kashmiri Pandit. I am a domicile of Kashmir and you are answerable to me. ठीक है, मैं भारतीय हूँ, आपको आप जवाबदारी Not answerable to जिस प्रांत को आप रिप्रेजेंट करते हो, I'm not answerable to you. एब्रोजिनी हूँ, आप मेरे को नहीं बताइए आप कौन है। आप जब आपके पास मटेरियल नहीं होता है तो आपके पास बता गालियां देना शुरू कर देते हैं। 1954 में शेख अब्दुल्ला को क्यों अरेस्ट करवाया? वो कश्मीरी पंडित है। 1954 में शेख मेरे से सुन लीजिए, क्यों अरेस्ट करवाया? मैं बताता हूँ आपको। ये बताइए 1914 में क्यों अरेस्ट करवाया? गुलमर्ग से घसीट के क्यों अरेस्ट किया गया? और 1975 में क्यों छुड़वाया गया? ये बताइए, आप ये बताइए मेरे को। Take back your words. I am asking you very specifically why was Sheikh Abdullah arrested in 1954? आप उसका जवाब दीजिए, आप इधर उधर मत घुमाइए बातें। भाषा का इस्तेमाल ठीक करिए। आप अब बात बताइए सिंपल, आप बताइए 1954 में शेख अब्दुल्ला को क्यों अरेस्ट किया नेहरू ने? क्योंकि शेख अब्दुल्ला ने तब ये मान लिया था कि पाकिस्तान के साथ हम जाना चाहते हैं, और नेहरू को भनक लगी, अरेस्ट किया। 1948 में ढकोसला किया, जो आपने 370 भी बैकडोर से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तुरंत लाया, वो भी कोई प्रोविजन इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन का नहीं था। देखिए आप थोड़ा इनको वॉल्यूम कम करेंगे तो मैं कुछ बोलूं, वरना तो ऐसे चिल्लाते रहेंगे। ठीक है रविंद्र जी, एक सेकंड अब इधर का फैक्ट भी सुन लीजिए ना। अब आप डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स कह रहे थे ना, ठीक है, अब इधर का फैक्ट भी सुन लीजिए। नहीं एक सेकंड, एक ओवरलैपिंग होती है, फिर कई फैक्ट नहीं आता। एक सेकंड, आपने फैक्ट रखा था, सबने चुप, आपने फैक्ट रखे थे, सबने सुना था। आपने ठीक है, वो एक मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल किया था। मैं चाहूंगा अगर आपको नहीं पसंद आया तो उसको एक्सपेंड करके वो दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, नहीं करेंगे। ठीक है, आपने जो बात रखी थी, जो आपके फैक्ट थे, एक सेकंड, जो आपके फैक्ट थे वो सबने चुप होकर के सुने थे। जिसे आपने बताया कि बीजेपी जो बात रखती है, नेहरू ने जो बात कही उनकी गलती नहीं थी, डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स हैं, और जम्मू पुंछ की तरफ मोड़ दी, मैं तो खुद विस्थापित हूं, और तमाम चीजें जो आपने बोली। एक फैक्ट सुन लेते हैं जो विठल चौधरी कह रहे हैं, फिर उसके बाद निगत अब्बास के पास आता हूं। जी जरूर बोलें, लेकिन गाली ना निकालें। ठीक, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। ठीक है, तो दो तीन चीजें मैं स्पष्ट करूंगा। अभी जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे प्रवक्ता जब बोल रहे थे कि सरकार जो करती है ठीक करती है, सरकार ने जो किया ठीक किया, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को भी महाराजा ने साइन किया, वो नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है। उसके बाद कोई सवाल ही नहीं बनता है कि कश्मीर बारह जम्मू कश्मीर पर 3 चीजों का किया ना, 3 चीजों का। आप बोलने देंगे मेरे को? कौन से पैराग्राफ में लिखा इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन के? कौन से एनएक्सी में 3 चीजें लिखी हैं? जरा बताइए मेरे को आप, जो 3 चीजें आप बोल रहे हैं। मुझे एनएक्सी का बताइए कौन से पैराग्राफ में है वो 3 चीजें। आपने पढ़ा इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन? बताइए बशीर साहब, बताइए बशीर साहब, एनएक्सी बताइए कौन से एनएक्सी में? मैंने पढ़ा, तभी तो बोल रहा हूं मैं। बशीर साहब बताइए, एनएक्सी बताइए। हवा में बातें मत कीजिए। मैंने पढ़ा है कि बताइए कौन से एनएक्सी में लिखा है 3 चीजें?
बताइए 3 चीजें। उसके ऊपर बड़ी डिबेट हुई है, बताइए बहुत लॉर्ड बड़ी माउंटबेटन डिबेट हुई है के, उसके ऊपर। अरे ये लोग क्या करते हैं, ये लॉर्ड माउंटबेटन ने एक उसके कवरिंग लेटर लिखा था, उसको वो सुप्रीम कोर्ट में भी लेके गए, वहां से भी ये दुत्कार दिए जाएंगे थोड़े दिनों में, दैट केस विल बी डिसमिस्ड। तो ये जो कवर लेटर को इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन मान के चल रहे हैं, तो सुनिए, तो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन में आप, अच्छा चलिए, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन था जम्मू एंड कश्मीर का, उसका आर्टिकल 1 क्या कहता था? हाँ, आर्टिकल 1 तो इंडिया के साथ थे, उसमें क्या नहीं, क्या एग्जैक्ट वर्ड क्या थे उसके? तब भी थे। आप कैसे कहते हो क्या इंडिया? अरे यार आर्टिकल 1 बोलिए, आप क्यों ध्यान दे रहे हैं मेरे को? आर्टिकल 1 बोलता था कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन स्टेट रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 1 है, एंटायर जम्मू एंड कश्मीर। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को नेहरू ने क्यों वहां पे, क्यों वहां पे, और के फारूकुल्लाह क्यों बोलते हैं उसको इंटरनेशनल बाउंड्री डिक्लेयर कर दीजिए? आपके ही फारूकुल्लाह की स्टेटमेंट है कि जिस में डिक्लेयर द इंटरनेशनल बॉर्डर, तो आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन की शेयर होते, जिसका रोना रोते कोई जो है वहां पर तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। हर बार ये बोलते हैं उसको इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर कर दिया। जब उस वक्त था आर्टिकल 1, एग्जैक्टली नहीं, उनका ये जिस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इनका जो 24 घंटे ये रोते रहते हैं कि हमारा आईन हमसे छीन लिया गया, उसका आर्टिकल 1 उसका ये कहता था कि जम्मू कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया तो पूरा जम्मू एंड कश्मीर था, तो फारूक अब्दुल्ला फिर इंटरनेशनल बॉर्डर को क्यों बनाते हैं? एलओसी को इंटरनेशनल बॉर्डर सिर्फ अपनी राजनीति के लिए कश्मीर को जलाया, कश्मीर को बरगलाया और कश्मीर को ऐसे अंधेरे आतंकवाद में झेल दिया जिसका दंश जो है कश्मीरी पंडितों ने झेला। पीओके में तमाम लोग जो रह रहे हैं वो भी कश्मीरी है, उनको भी वापस लेकर के आना, और कैसे जो आतंकवाद ने इस कश्मीर को पीछे कर दिया। लेकिन 370 हटने के बाद क्या स्थिति, ये भी हम देख रहे हैं। ठीक है, रविंद्र जी कह रहे नहीं ये डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स हैं, लेकिन यूएन में कौन लेके गया ये तो सभी जानते हैं ना, और कैसे जो है इसमें पाकिस्तान पार्टी आकर के बन गया, बैठ गया बिना बताए, ये सारे जानते हैं। तो ये डिस्टॉर्टेड फैक्ट नहीं है सर, इस पर तो बहस करनी बनती है। निगत जवाब दीजिए, फिर उसके बाद रविंद्र जी आप। बातें घुमाने के कुछ और नहीं करा, सिर्फ चाहे एनसीपी हो, चाहे ये कांग्रेस पार्टी हो, चाहे विपक्ष की तमाम पार्टियां हो, जिन्होंने लगातार कश्मीर के मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करी है। एको हो रहा है, प्लीज ठीक करा दीजिए। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ राजनीति कराई है। अब बात सारी ये उठती है कि आज फिर जब कश्मीर में विकास की गति तेज हो रही है, जब कश्मीर में स्थिति बेहतर हो रही है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि लोग मुख्य धारा से वहां पर जुड़ रहे हैं, जो उनके जो राइट्स थे, जो बेसिक कम्युनिटीज से वो लोग वंचित थे, आज वो उन्हें मिल रहे हैं। तो ये लोग खुशी मनाने की जगह यहाँ पर बगले झाँक कर एक दूसरे को ब्लेम गेम करने का काम कर रहे हैं। 370 हटा था, दुनिया ने देखा था, पूरे जहान ने देखा था कि किस प्रकार इन्होंने अपनी छाती पीटी थी और कहा था ये तो गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। आज जाइए कश्मीर, वहां के बच्चे से पूछिए और उनसे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करिए। इलेक्शन करवा के देखो ना, इलेक्शन करवा के देखो ना, पता लगेगा कौन किसके साथ है। अरे आप लोग जिन्होंने कश्मीर को राजनीतिक प्लेट की तरह, आपको कैसे पता लगा कि सारा खुश है, सारा ठीक है? वो मुझे लोगों से पूछा, पहले आप मुझे बताइए कि वहां जो बच्चियों की, अरे आप बेसिक बात नहीं करना चाहते, 12 साल की बच्चियों की शादी हो रही थी, बच्चियां अपने पिता से अपनी संपत्ति ले नहीं पाती थी, एजुकेशन का राइट उन लोगों को नहीं था, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। वहां बच्चियों का रेप होता था, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। एजुकेशन का यहाँ फ्री एजुकेशन थी, बात नहीं करेंगे, फ्री एजुकेशन थी यहाँ, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मत करिएगा, एक्सपोज हो जाएंगे। और मुझे एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है, देश की जनता ने देखा है आप लोगों ने किस प्रकार वहां की जनता का, वहां के लोगों का हश्र करा है। कश्मीर जिसको ताज कहा जाता है, देश की जनता देख रही है, आप उनको बेवकूफ बना रहे हो। ये सबने देखा है। आज भारत की जनता देश की जनता जानती है आप बेवकूफ बना रहे हो। 370 के बाद वहां पर स्थिति बेहतर हुई है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं, वहां पर सरकारी जॉब्स बढ़ी हैं, वहां पर इलेक्शन तो करवाओ ना, पता लगे। इलेक्शन आप करवा नहीं देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बेहतर हो गया ये देख रहे हैं। जो लोग आतंकवादियों को बैठकर समर्थन करते हैं, उन्हें वहां पर रोटी पानी खिलाते हैं, वो तो बोलने लायक यहाँ पर है नहीं। तो बीच में बोलकर, मेरी आवाज तोड़कर आपको लगता है कि आप लोगों तक गलत मैसेज पहुंचा देंगे और उसमें कामयाब हो जाएंगे, तो माफ करिएगा, जनता को पता कितनी बुरी तरह आप एक्सपोज है कश्मीर के मुद्दे। आपकी गलत बातें सुन के हम क्या चुप रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने सारा काम लगा दिया। इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? इसलिए कि कश्मीर किसी प्रकार, जवाब देना, इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? सचिन जी, या तो सचिन जी या तो इन्हें सर इलेक्शन इससे पहले करवाए ना। वेरी अनफॉर्चुनेट। नहीं, मुझे एक बात बताइए ना, मुझे नहीं इलेक्शन करवाओ ना, वो डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं है ऐसा, तो वहां पर क्या अनार्की चल रही है आपके हिसाब से? यहाँ डेमोक्रेसी कैजुअलिटी है, जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी कैजुअलिटी है। नहीं कैसे? जनता रूल में जम्मू कश्मीर के अंदर कैजुअलिटी है जनता पार्टी के रूल में। 370 से पहले वहां पर लाल चौक पर तिरंगा नहीं लहरा पाते थे और आप तालियां पीटते थे, वो सही था आपके लिए? वो बड़ा मजा आता था आपको देखकर कि वहां पर कश्मीरी लोग अपना झंडा बनाकर घुमा रहे हैं, कश्मीरियों के लिए नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मत करिएगा, मत करिएगा। रविंदर जी बोलिए,
वो देखा है ना एक दूसरे सर, के बीच में ऐसा है कि बोलकर देश अगर ने आपको उस लगता है पार्टी कि को भी आप देखा है। झूठ को सच बना देंगे तो सर नहीं ठीक है, बना देश ने उस पाएंगे। नेता को भी देखा। निगत जी अपनी बात पूरी कीजिएगा, फिर रविंदर जी। आप बीच में बशीर साहब आपने बोला था बीच में, ठीक है, देश ने उस नेता को भी देखा है सर, जब कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हो रहा था, किस तरीके से कत्लो गारत हुई, किस तरीके से रातों रात खून बहाया गया, और रातों रात कैसे जो है लंदन निकलने सचिन भाई वहां पर अनाउंसमेंट हुई थी, तब कैसे लंदन निकल जाया गया था, लंदन बात करते डेमोक्रेसी तब कैसे लंदन निकल के जाया गया था। हाँ, और तब किस तरीके से जो है कोई बात नहीं, जो है दिल्ली फोन करके फौज नहीं बुलाई गई थी। तो ये सब दुनिया जानती है किस तरीके की बात है। कश्मीर को अब तक जो है किस तरीके से यूज किया जाता है। डेमोक्रेटिक चीफ मिनिस्टर ने तब कोई बात नहीं होती है। 70 से ज्यादा टेररिस्ट इन लोगों ने छोड़े थे 1989 में इनके फारूक अब्दुल्ला ने, 70 ज्यादा टेररिस्ट। वो एक पर्चा पकड़ाया जाता है जो जहां पढ़ा जाता है, लेकिन आप जज की हैसियत में एंकर हैं, आपसे हम विश्वास करते हैं। ठीक है रविंदर जी, बोलिए, आप बोलिए बोलिए। हाँ ठीक है बोलिए, बोलिए मैं बोलिए। आपको ये कह दूं, ये जितनी शहादतें, देखिए अलग अलग पार्टियां हैं, और मगर यह है कि कश्मीर के एक्सेशन को किसी पार्टी ने चैलेंज नहीं किया। उनका मुद्दा हो सकता है कश्मीर को यूएन में कौन लेके गया? नहीं, मेरी बात को उसका मैंने जवाब दे दिया। लेकिन अगर कश्मीर को यूएन में कौन लेके गया, और क्या कश्मीर को यूएन में ले जाना गलती थी? पहले मैं एक स्पष्ट कर दूं कि नो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम कश्मीर आल्सो, वो हमारे से सहमत हैं नहीं है। इनके साथ बीजेपी के साथ भी सरकारें रही, कोलिशन में थे अभी, लेकिन हम ये कहते वो अलग रहें, लेकिन एक्सेशन को कोई चैलेंज नहीं करता। उनका मुद्दा पहले भी रहे, वो अलग बात है, लेकिन जम्मू कश्मीर इंटीग्रल पार्ट है और था। एक बात उस पर हम सब सहमत हैं, देयर इज नो क्वेश्चन ऑन द एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सर यूएन कौन लेकर के गया? किसने पेब्लिसाइड की बात की? किसने कहा कि ठीक है जनमत संग्रह और तमाम चीजों पर एग्री हुआ? कौन देश को इस तरीके से बैठा रहा और बात करता रहा कि कश्मीर पाकिस्तान को एक पार्टी बनाया? किसने सर, बताइए। इंटरनेशनल बॉर्डर बना दीजिए एलओसी को। इंप्लीमेंट नहीं कर सका, इसलिए वो यूएन की बातें रिडंडेंट हैं। और उसके बाद बहुत पानी सर यूएन कहां से आ गया जब आपने बुलाया नहीं? यहाँ पे दिल्ली यूपी का कोई मसला हो जाए, दिल्ली पंजाब का कोई मसला हो जाए, यूएन चला जाएगा कोई? क्या ये धमकी देते रहते हैं? तो यूएन आकर के हेडक्वार्टर बना लेगा? तो किसी ने तो बुलाया होगा ना उस वक्त। क्या हो भैया, तो किसी ने तो बुलाया होगा ना सर उस वक्त। कौन था? नेहरू ही थे ना। हमलावर था। तो सर आपको तो कम से कम खुल के नाम लेना चाहिए। आप तो स्थापित है सर, आप तो खुद उस तरफ से आए हुए। पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए अगर ये किया गया कि वो हमलावर है, और कश्मीर के नेताओं ने चिल्ला चिल्ला के यूएन में कहा। आप इनको बोलिए कि चलिए 1948 में नहीं गया, उसके बाद ऑब्जर्वर्स क्यों रखे गए यूनाइटेड नेशंस के? 2014 में ही हटाए गए। ये प्रश्न तो पूछिए कि कश्मीर आज भी है, ऑब्जर्वर आज भी है, तो है ना? आज भी जम्मू कश्मीर में नहीं हटा दिया गया उनको ऑफिस, जम्मू कश्मीर से हटा दी गई यूएन ऑब्जर्वर्स के। आप हवा में बातें मत कीजिए। आप मुझे ये बताइए, खाली दुनिया भर की जमीन ऑक्यूपाई करके बात कर रहे हैं आप लोग। बड़े ऑफिसेज बनाए हुए थे। इसलिए ये जानकार जो नहीं है वो ऐसी बातें करते हैं। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का टूट अंग है, रहेगा। जम्मू कश्मीर नहीं सर, पीओके भी। क्या किया पीओके लेने के लिए? पीओके बनता ही नहीं, पीओके बनता ही नहीं ना जब उस दिन सीज फायर नहीं होता। अब फिर भी सीज फायर को लेकर के जस्टिफाई कर रहे हैं कि आपकी अपनी फैमिली ने जो है सेक्रीफाइस दे दिया, फिर भी आपने कहा सीज फायर को लेकर के मैं जस्टिफाई करता हूं। लेकिन उसके बाद ये पाकिस्तान का राग ना अलापा जाता, ये कश्मीर का मसला जो है पीओके कब का ले लिया होता। लेकिन अगर जो है 370 आपने हटाने के लिए कोई काम किया होता, एक बार जनता को कहा होता कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा है, जम्मू कश्मीर हमारा है, कह देने से नहीं होता ना सर। इसीलिए 5.5 साल से चुनाव नहीं करवा पा रहे, इसीलिए पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव भी मुल्तवी हो गए। देश को कह रहे हो हालात बहुत अच्छे हैं, यहाँ कश्मीरी पंडित सिलेक्टेड टारगेट करके मारे जा रहे हैं, यहाँ फौजी अफसर मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। हम कहते हैं कि इसके बावजूद गोलियों के बीच में नरसिम्हा राव ने 1996 में चुनाव करवाए थे। चुनाव से क्यों भागते हो? अगर लोग आपके साथ है, करवाइए चुनाव, ले लीजिए 50+। जो भी सरकार लोग चुनते हैं वो उनको हम शर्माते हुए हैं। इसलिए चुनाव से भागना और दूसरी तरफ कहना हालात बहुत अच्छे हैं, सुप्रीम कोर्ट वो उस पर क्यों भाग रही है बीजेपी? और आज म्यूनिसिपैलिटी खत्म हो गई है 14 नवंबर को, 9 जनवरी को पंचायत खत्म हो जाएगी। चुनाव इकट्ठा करवा लिया जाएगा ना एक बार, पीओके भी आ जाए। पीओके के लिए करें, ये पहल करें। हमने तो रेजोल्यूशन पास किया था, पूरे देश का रिजॉल्व है। 94 नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, पूरे देश का रिजॉल्व था कि पीओके हमारा हिस्सा हम लेके रहेंगे। और ये क्या कर रहे हैं 10 साल किया क्या आज तक लेने के लिए? रेजोल्यूशन पास हुआ था, ले ले, कौन रोक रहा है इनको? हम पूरा देश के साथ खड़ा है। विठल चौधरी या फौज भेज करके रातों रात जो है सर्जिकल स्ट्राइक हो जाता है और
एयर स्ट्राइक हो जाता है वहां नतीजा क्या है? ठीक है रविंद्र शर्मा जी, मैंने आपको ये कहा कि सबसे बड़ी बात ये होती है ना, देश तो ये देखता है, कश्मीर तो ये देखता है और देखता है कि 60 साल सरकारें रही। सर एक बार भी आपको नहीं लगा कि उन भाइयों का दर्द, और खासतौर से आप जहां से आए, कि आपका दर्द, कि आपके भाइयों का दर्द, कि उनका दर्द जो है सुन लिया जाए, जिनको सरेआम उस वक्त से लेकर अब तक जो है पाकिस्तान कैसे दिन रात प्रताड़ित करता है, रेप करता है, कैसे मारता है, कैसे पीटता है, क्या वहां पर जुल्म होते हैं, वो जुल्म वो जो हैं वहां पर वो हमारे अपने हैं। एक बार कोशिश नहीं की गई कि किसी तरीके से कोई भी प्लान हो, भले वो फौजी प्लान हो, लेकिन उस हिस्से को लिया जाए। देखिए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी ने किए। पाकिस्तान ने 4 जंगें की, 47 में वो विफल रहा और जम्मू घुसपैठ करने के बावजूद बहुत सारा हिस्सा हमने ले लिया, बचा लिया, और कुछ 65 में, 71 में उसने हर बार मुंह की खाई। उसके बाद करगिल में भी उन्होंने जंग की, और पाकिस्तान को ये सबक हमेशा हिंदुस्तान की सेना ने, हिंदुस्तान की सरकार ने सिखाया। घुसपैठ प्रॉक्सी वार एक उसका दूसरा तरीका था। 1990 में प्रॉक्सी वार फुल फ्लैश हो गई, लेकिन हर बच्चा पूरा देश ये कहता है, जम्मू कश्मीर और संविधान कहता है, तो उसमें दोहराने की बयान देने का मतलब नहीं है। जब देश के संविधान, जम्मू कश्मीर के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उसको अप्रूव किया कि जम्मू कश्मीर एक देश का अटूट अंग है, उसमें पूरा जम्मू कश्मीर आ गया क्या? रेजोल्यूशन कह दिया तो उससे आ गया क्या? सर लेके भी तो आना होता है ना। 10 साल से बहुत मजबूत सरकार है। जो कहते थे पिछली कमजोर सरकार है, और पठानकोट से लेके उड़ी तक सारे हमले हुए। जब हमला हुआ तो ISI को बुला लिया। हम बीच में पाकिस्तान भी गए, बिन बताए लाहौर, और शाल बैंड की बिरयानी भी खाई, लेकिन पाकिस्तान सुधरा नहीं। हमने कहा जो पेशरफ्त करनी है, जो हमसे कमजोरी रह गई, जो आप समझते हैं कि नहीं हो सका, अब तो 56 इंच वाले सीने वाले लोग हैं, वो उनको पहल करनी चाहिए। जो भी करेंगे तो कहाँ रोका, कब पीओ के मारा होगा? रोका। ठीक है, अब ये बहस खत्म, पीओ के लेकर रहेंगे अंतिम प्राण। बोलिए। बिल्कुल लेकर रहे, हम तो साथ हैं, मेरा क्षेत्र है। हम चाहेंगे कि वो ये लोग पाकिस्तान के तलवे चाटने बंद कर दें, हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान के गुणगान गाने बंद कर दे, तो अपने आप पीओ के अपना हो जाएगा। और पीओ के तो अपना है, बस कुछ दिन की बात है। हिंदुस्तान हम तो मानते हैं, ये नहीं मानते। ये कहते होंगे उसको कि पाकिस्तान, बिल्कुल आप जैसे लोग जो यहाँ बैठकर, जो अभी भी उरी का पठानकोट का एग्जाम्पल दे रहे, आप वही लोग हैं। जब सेना गई थी और वहां के खंबे उखाड़ दिए थे पाकिस्तानी आतंकवादियों को, उखाड़ फेंक, तब आपने कहा था क्या पेड़ उखाड़े थे? तब आप लोगों ने कहा था कि वहां पर कौवे मारे हैं। तो मत बोलिएगा, सेना का मनोबल कम करने वाले लोगों में से आप एक वो लोग हैं। तो इधर बैठकर मुझे मॉरल साइंस मत दीजिएगा। पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाने वाले आप लोग, पाकिस्तान को आतंकवाद बनाने वाले आप लोग, पाकिस्तान को सिर पर बिठाने वाले आप लोग, यहाँ बिरयानी का एग्जाम्पल देंगे। विभाजन की बात, यहाँ बैठकर सेना का मनोबल गिराने वाले आप लोग, हिंदुस्तान की सेना जिनकी दिन रात की वजह से आप लोग यहाँ सुरक्षित बैठे, उनके बारे में गलत बोलकर यहाँ मुझे मॉरल साइंस मत दीजिएगा। आप वो लोग हैं जिन्होंने लगातार पाकिस्तानी आतंकवादियों का मनोबल बढ़ाने का काम यहीं पे बैठे बैठे करा है। आप नहीं मानते। अरे सुनिए, कैसे लोग आप बुलाते हैं सचिन भाई, जो सिर्फ लगातार बड़ बोले जा रहे हैं। मैं इनके बीच में बोलूंगी ना, फिर इनको बड़ी आग लगेगी। क्या बात? पाकिस्तान की बात हो रही है, इतनी काहे आग लग रही है, काहे तमतमा रहे हो? पाकिस्तान भाई बना लियो क्या अपना? पाकिस्तान को भाई बना लियो क्या अपना? जो मैं पाकिस्तान की बुराई कर रही हूँ तो आपके तन बदन में आग लग रही है। मत करिएगा मेरे सामने बात, मेरे सामने पाकिस्तान परस्त बातें मत करिएगा, मेरे सामने पाकिस्तान परस्त बातें मत करिएगा, हिंदुस्तान की मुखालिफत मत करिएगा, यहाँ की सेना के बारे में उल्टा मत बोलिएगा। क्योंकि जनता आपकी हैसियत, आपकी बातें, आपके तर्क समझ नहीं पा रही है अभी, जिस तरह आप दिखाना चाह रहे हैं। मत बोलिए पाकिस्तान की बुराई कर रही हूँ, आपको क्यों आग लग रही है, मैं अभी भी नहीं जान पा रही हूँ। जम्मू कश्मीर में लोगों को हम वो हैं, मतलब मुझे तो इन लोगों पर हंसी आ रही है, जो लोग यहाँ बैठकर अपने एसी वाले ड्राइंग रूम में बैठकर मस्त इटालियन खाना खाते हैं और ये कहते हैं कि सेना ने तो वहां जाकर पेड़ गिराए थे, पाकिस्तानी आतंकवादियों को नहीं मारा था।
सेना का रजौरी मनोबल पुंछ में तोड़ने जो वाले ये लोग कि रजौरी हमें पुंछ में सिखाएंगे जो कि कौन हत्याएं हो गिदड़ रही हैं पक वो किया नहीं गया नजर है। आता आपको? आज वो तारीख आपके है जब वहाँ पाकिस्तान की वहाँ पे औकात दो नहीं है लोग कि हिंदू भारत की मारे तरफ गए, आंख वो नहीं उठाकर भी याद देख ले, आते। तो मत बोलिएगा चीन रजौरी की पुंछ औकात में जो नहीं है कि हिंदू भारत मारे की गए, तरफ वो आंख नहीं याद उठाकर भी आते। देख ले। वो इसीलिए क्योंकि मुस्लिम के भारतीय अंदर जनता लेबर पार्टी मारे, की वो नहीं याद सरकार, आते। मोदी सरकार और ने आप वहाँ इच्छा गुणगान शक्ति कर रहे हैं दिखाई है, सेना खड़ी है अपनी सरकार वहाँ। का। आप लोगों की तरह नहीं। अरे सचिन जी हालात आप बिगड़ रहे हैं। ऐसे लोग बिठाइए जो तर्क पर बहस करे, जिन्हें अपनी ही बयान नहीं पता। मुझे नहीं लगता उनसे बहस करने का तो इनके तर्क तभी लिए इन्होंने तर्क के साथ शुरू किया था निगत, उस वक्त आपकी आवाज नहीं थी, इन्होंने तर्क के साथ शुरू किया था कि नेहरू की गलती नहीं थी, यूएन पर ये जवाब दे नहीं पाए, पीओके अब तक क्यों फिर उस तरफ का हिस्सा रह गया वो नहीं बता पाए। सचिन जी तो पहली मैं बात चाह रहा है था कि कि मुझे लगता है ये वन साइडेड है, फिर एक ही साइड से चल रही है। नेहरू ये की कैसे गलती सर, क्यों आप नहीं तर्क थी, आप उस पर अपना भी जवाब रखिए ना नहीं। सर, आप भी बताइए। डिस्टॉर्टेड फैक्ट, एक गाना गा देने से फैक्ट डिस्टॉर्टेड नहीं हो जाते। गाना गाते रहिएगा, लय तरस बिलाते रहिएगा कि डिस्टॉर्टेड फैक्ट है। मुझे बताइए डिस्टॉर्टेड है क्या? और अगर इतना डिस्टॉर्टेड है तो ये हुआ कैसे तारे भैया? आप ही तो कहते हो भारतीय जनता पार्टी तो उस समय थी नहीं, थी कौन? कांग्रेस था, कौन नेहरू, कौन थी कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता और सारे नेता बंधु जिन्होंने ये बंटवारा कराया था और पीओके वहां दे दिया था। आप ही तो कहते हो, शुरुआत से बात कर रही हूं मैं तो, पीओके की बात तो बाद में आ गई, मैं तो शुरुआत से बात कर रही हूं। था कौन तब? एक ही तरफ रहिए ना, एक ही तरफ रहिए। सीज फायर की आप लोग बात नहीं करना चाहते, आपकी वजह से हम लोगों का क्या हश्र हुआ वो बात आप करना नहीं चाहते। कश्मीरी पंडितों का क्या हश्र हुआ वो बात आप करना नहीं चाहते। आप लोगों की सरकार में किस प्रकार कश्मीरी पंडितों पर, महिलाओं पर रेप हुआ, अत्याचार हुआ वो बात आप करना नहीं चाहते। कभी कश्मीरी पंडितों के हक की लड़ाई आप लड़ नहीं पाए वो बात आप करना नहीं चाहते। तो मत बोलिएगा, क्योंकि जितना बोलते जाओगे उतना एक्सपोज होते जाओगे। पूरी डिबेट जाकर देखिएगा, यूट्यूब पे पार्ट भेज देगा आपको लिंक, और आपको दिख जाएगा कि किस प्रकार आप एक्सपोज होते आए। चिल्लम चिल्ली करने से कोई फायदा नहीं होगा ठीक, मेरे एक भाई। फैक्ट उनका ले शायद लेते हैं। बोलना सिर्फ यही जानती है। आज भी प्लीज आप एक वन साइडेड मत जाइए सचिन जी, अगर वन साइडेड ठीक है करवाना है तो बोलिए आई शेख विल बशीर, बोलिए शेख बशीर बोलिए, मैं आपके पास ही आ रहा था, बोलिए अब अपना टाइम तर्क दे रखिए। दीजिए। मेरी बात सुन लीजिए ना, अगर एक साइडेड ही बहस करानी है तो फिर बैठने का कोई बोलिए ना, फायदा तभी तो मैं कह रहा हूँ, नहीं। सचिन जी आप मुझे बताइए, बोलिए नहीं क्या बोलूं मैं? जब आप एक तरफ से एक ही मतलब दो आदमी बहस कर रहे हैं, उन पर यहाँ बैठने का फायदा कोई नहीं है। तो भैया अपना फैक्ट रखेंगे तब बात रखेंगे ना आप सर। अब आप सिर्फ ऐसा है कि एंकर को कर देंगे या टाइम नहीं है, ये बहस थोड़ी है। हो गया, कोई पार्टी हो आप गई, सिर्फ तो उनको उसमें सुनना टाइम तो चाहते निकल हैं। जाता है ना सर आपका भी। जब आपको टाइम दिया था अपने टाइम में अपनी बात रख लीजिए, वरना फिर यहाँ पर बैठे हैं और विट्ठल साहब मैं उनके पास चला जाऊंगा। करनी भी नहीं नहीं, जब मैं चुप हूं तो बात सुनाए। बातें करते हो सर ऐसा है कि टक 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 एक ही साइड पे चलना है तो फिर एक ही सर साइड। जबरदस्ती का ऐसा विक्टिम कार्ड से ना, I'm sorry। विक्टिम कार्ड से डिबेट होती नहीं है जबरदस्ती की। मेरे आप पास अगर आए इनको क्यों नहीं, रोक नहीं एक तरफ सकते चल रहे तो हो ये उसकी डिबेट तरफ का क्यों चले मतलब क्या गए? है? सर दुनिया देखती है। अरे स्कूल सबसे और पहले हेडमास्टर हाँ सबसे पहले जो है मैं आपके पास ही आया था, सबसे पहले डिबेट में आप ही बैठे हुए थे। एक ही तरफ चल रही है, एक ही तरफ चल रही है। ठीक है शेख बशीर, फिर भी आपको मौका देता हूं, बोलिए आप, और कोई नहीं बोलेगा। देखिए सचिन जी, पहली बात यह है, सचिन भाई ये ऐसे ही है विन कार्ड, जब इनके पास कोई तर्क नहीं रहता, कोई जब इनके पास बोलने के लिए चुभने लगती है तो इनको ऐसे ही निगत बोलने देते, निगत एक बार बोलने देते। आप सुनाए क्या? अच्छा ठीक है, एक बार निगत एक बार बोलने देते। तो मैं 100 दफा तो पाकिस्तान का नाम लिया, पाकिस्तान के बगैर इनके पास है कुछ नहीं। निगत अब्बास एक बार इनका भी, एक बार इनका भी फैक्ट सुन लेते हैं ना, एक बार देख लेते हैं। जनता की अदालत में, जनता बहुत स्मार्ट है ना, जनता की अदालत में वो फैक्ट लोगों के साथ ये कहते रहे ना 370 के बाद जो कश्मीर जल उठा, दुनिया भी जानती है ना। पिछले 2 साल से देश में सबसे ज्यादा टूरिस्ट अगर कहीं गया तो वो कश्मीर गया। मतलब इतना टूरिस्ट, सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहीं अगर कहीं हुआ है तो वो कश्मीर में हुआ है, कश्मीरी होटल्स में हुआ, इतना ज्यादा। हाँ, इसीलिए मतलब कि- G20 हाँ, वहां सिर्फ नहीं पर ले नाइट का पाए, कमरा 2 लाख रुपए में गुलबर्ग। नहीं मिल रहा था, जिसे आप कह रहे हैं कि 370 के बाद जल रहा है। एक तस्वीर में उसकी दिखा रहा था। ठीक है शेख बशीर, फिर भी आप बोलिए, फिर भी बोलिए। पहली बात सुन लीजिए कि आप सुनना नहीं चाहते। आई एम सॉरी, आप एक ही रविंदर शर्मा साहब और ये जो मैडम है, ये पाकिस्तान डबली बजा रही है, उससे क्या मतलब निकलेगा? इन्होंने जो वादे किए लोगों से, ये जम्मू कश्मीर में चुनाव कराएं। अगर ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक है तो जम्मू कश्मीर में चुनाव कराएं ताकि पता लगे कि कहाँ है। जब ये वो नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, इनके पास मटेरियल होता नहीं है, फिर पाकिस्तान इनके पास 100 दफा पाकिस्तान का नाम लिया इसने, तो क्या चीज साबित करना चाहते हैं? इन्होंने जो लोगों के, ये पार्लियामेंट के अंदर भी झूठ बोलते हैं, लाल किले से भी झूठ बोलते हैं। बशीर एक काउंटर साबित करने की है। जरूरत नहीं है, जनता देख रही है। शेख बशीर एक सेकंड, निगत शेख बशीर एक काउंटर है। जब आप उनको चुप नहीं करा सकते, हम बोले क्या? ये डिबेट थोड़ी है। शेख बशीर अगर इतने कॉन्फिडेंट है कि चुनाव क्यों नहीं कराते और वापस आ जाएंगे, अब्दुल्ला दोबारा बन जाएगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार,
चुनाव नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, अब्दुल्ला की बात नहीं है, आप ही आ जाइए, लेकिन चुनाव तो कराओ। ठीक है चुनाव आपने म्युनिसिपलिटी, आपने बड़ा दावा किया, आपने म्युनिसिपलिटी के चुनाव बंद करा दिए। उस वक्त तो सरकार थी ना जिस वक्त। आप कैसे ये दावा कर सकते हो? डेमोक्रेसी कैजुअलिटी है जम्मू कश्मीर में। बात बताइए, उस वक्त तो चुनाव आप कहते हैं सब कुछ ठीक है। एक सेकंड आपने कौन सी चीज बनाई जम्मू कश्मीर के अंदर जिसका दावा कर रहे थे आप? शेख बशीर, मेरा गला ठीक नहीं रहता, यहाँ नौजवान जा नहीं सड़कों पे सकता। हैं। एक सेकंड मेरे को धीरे करना पड़ेगा। सर आप कहवा पीते हैं, केसर खाते हैं, आप एक सर बस आपका गला इतना एक ही अच्छा डफली बजा रहे हो, पाकिस्तान 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 करके क्या करना चाहते हो आप? अरे सर सुन तो लीजिए, लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, अब लोग बेवकूफ नहीं बनाएंगे। शेख बशीर तब तो चुनाव मुख्यमंत्री था, तब तो चुनाव हुए थे। कौन बैठा था उस वक्त राज्य में जब कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ था? किसने जब घर से ले गए थे औरतों को, जब पेड़ पे लटका दिया था, वो था चुनाव। कौन बैठा था? कौन था मुख्यमंत्री? नाम लो। आप गवर्नमेंट कर रहे हैं ना, चुनाव करा, गड़बड़ कर रहा हूं, नाम लो। कमीशन बनाइए। अरे गुरुजी नाम लो ना, चुनाव चाहिए ना आपको। अब वहां से उठाया, उस वक्त तो चुनाव भी हुए थे, मुख्यमंत्री भी था, सरेआम मार दिए ना सर कश्मीरी पंडितों को, आरयू से छीन दिया ना। वहां से भगाया, क्या किया कश्मीरी बहनों के साथ? कौन था मुख्यमंत्री? नाम लो। किसकी सरकार थी? नाम लो, चल रहे हो, नाम लो। इस तरह शोर करने से कोई नहीं मतलब चलेगा, नाम लो। ज्यादा आवाज बुलंद करने से कोई नहीं सुनेगा। सर नाम लो ना। सर आपको चुनाव चाहिए, चुनी हुई सरकार का मुख्यमंत्री था ना। रातों रात कौन जिम्मेदार है? रातों रात जेनोसाइड है। विट्ठल चौधरी आपको बताते हैं, अगर आप नाम नहीं लेंगे। विट्ठल चौधरी कौन था? नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बार बार एक बात को रिपीट कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी कश्मीर में कैजुअलिटी थी। उस वक्त जम्मू कश्मीर में कौन था? थैंक यू चीफ मिनिस्टर लंदन भाग गए थे जब बम ब्लास्ट हो रहे थे, वो गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेल रहे थे। मैंने कहा आप आतंकवादी छोड़ दिए, 76 आतंकवादी छोड़ दिए। ट्रूथ एंड लीड कर। आप ट्रुथ सुनिए ना, रिकंसिलिएशन बाद में करेंगे, पहले आप सच तो सुनिए। आप सच सुनने की क्षमता रखिए पहले। 1957 झूठ है, ये बिल्कुल सरासर झूठ है, लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। 76 आप वन साइडेड जा रहे हो, आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। के बॉर्डर के गांव आ जाओ, हम आपको साबित कर देंगे कौन जिम्मेदार था। क्या बात कर रहे हैं आप? यहाँ से शोर करने से कोई नहीं होगा। आप ऐसे चिल्लाएंगे तो सच। आप क्या बात कर रहे हो? आप हो कौन पहले? Who are you? Again? Who are you? How you are debating this issue? What is he talking about? Who am I? I mean, ये कोई डिबेट में है? भाई साहब मैं कश्मीर Yes. का नहीं हूँ, मैं कश्मीर का ही जम्मू भारत का नागरिक हूँ। पता नहीं किस जगह पे डिबेट में, सड़क पे, कहीं पे भी आपकी वजह से मेरे पूरे समुदाय का जेनोसाइड हुआ है। मैं आपको कोड में लेके जाऊंगा। विट्ठल चौधरी आप ये बार-बार who are you मत बोलिए। Who are you? I'm sorry. Who are you? आप हुर्रियत की एक एडी मैं कह रहा हूँ आपको, आप पाकिस्तान के आपका आपको मुबारक हो। JKLF का फाउंडिंग मेंबर है। आपको मुबारक हो, आप हुर्रियत को सरगना है। आप मुझे मत बताइए मैं आप हुर्रियत हो। You dare not tell me मैं कौन हूँ। हमने वो जख्म भी खाए हैं। आपने JKLF में, आपके फारूक अब्दुल्ला ने JKLF की फाउंडेशन रखी है लंदन में 1987 में। 1987 में आप कहाँ थे? फारूक अब्दुल्ला ने ये संभाला, उस वक्त कहाँ थे आप? Where were you at that time? What are you talking about democracy? हाँ, आपको यही ना शोर करने से नहीं होगा। आप डेमोक्रेसी आधे घंटे से सुन रहा हूँ पाकिस्तान की, आपके पास पाकिस्तान की समझ में है नहीं। तब डेमोक्रेसी कहाँ थी आपकी? सचिन जी, आपने इसको तबाही कर रहा क्या बात कर रहे हैं आप लोग? सचिन जी, और आपकी हिम्मत कैसे है पूछने की? बता दीजिए रविंदर जी, आप बता दीजिए उस वक्त कौन मुख्यमंत्री था, किसकी सरकार थी? मैंने प्रश्न पूछे चार, अच्छा एक सेकंड, कौन मुख्यमंत्री था, किसकी सरकार थी जब कश्मीर में जेनोसाइड हुआ था? सचिन जी एक मेरी दरख्वास्त सुनेंगे, विनम्र विनती है। नहीं, फिर हम थोड़ा सा हट जाएंगे ना इस बात से, क्योंकि वो उनको चुनाव चाहिए, तुरंत तो चुनाव चाहिए। चुनाव से सब कुछ है, सब कुछ बदल चुका है। उस वक्त भी चुनाव हुआ था, मुख्यमंत्री चुना गया था जब जेनोसाइड हुआ था। कौन था? आपके पास गवर्नमेंट है, बनाओ ना कमीशन और साबित करो क्या होना है। सचिन जी मेरी जब जेनोसाइड हुआ था मुख्यमंत्री कौन था? Nobody stops you. मेरी बात को जेनोसाइड हुआ था, मुख्यमंत्री कौन था? सुनिए, मुख्यमंत्री भी था फारूक अब्दुल्ला, लेकिन नेशनल सरकार थी, वहाँ जीपीसी की सरकार को बीजेपी दिसंबर के बाद आई थी। भाई साहब आप ये बताइए, दिसंबर तक कौन था मुख्यमंत्री? मैंने कहा ट्रुथ एंड कमीशन को बनाओ जो साबित करे, लेकिन आज उसके लिए जिम्मेदार कौन था? नेशनल कॉन्फ्रेंस किसने दिए उनको? फारूक गाड़ियां वहां से थी भगाने के लिए, वो किसने दी? फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला जिम्मेदार था, मुफ्ती मोहम्मद सैयद फैसल जिम्मेदार था, राजीव गांधी जिम्मेदार था। मैंने कहा आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपका सर्टिफिकेट तो जो अच्छे लोगों सर्टिफिकेट। आप क्या साबित करना चाहते हैं कि फारूक अब्दुल्ला
गलत है। आप कहना हम चाहते साबित हैं- नहीं करना चाहते हैं कि जो जिम्मेदार है उसको साबित करो, कमीशन बनाओ। 10 साल से आप सरकार में हैं, क्यों नहीं? मैं सरकार में नहीं हूं साहब, मैं सरकार में आप नहीं बताइएगा। हूं, मैं जेनोसाइड नहीं, जो भी है सरकार में करो। सरकार है। आप सरकार हमें में आज नहीं भी तो इंसाफ पूरा नहीं मिला है। जो लोग लेकिन फारूक आज तक अब्दुल्ला, कश्मीर- राजीव गांधी, देखिए, मुफ्ती मोहम्मद मैं इस सैयद, चीज़ से कांग्रेस, सहमत नहीं हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये लोग पीडीपी, जो ये टारगेट जिम्मेवार है करते कश्मीर हैं, जेनोसाइड के। ये मुफ्ती आप सईद लोग- के साथ आप गवर्नमेंट कर रहे थे तब वो क्या था? आप लोग ही नहीं, जब आप मुफ्ती सईद के साथ गवर्नमेंट कर रहे थे वो कौन था? आप लोग जो तमाम जो लोग नहीं, जब कश्मीर में मुफ्ती सईद जो के देश- साथ गवर्नमेंट कर जो रहे थे देश तब के क्या था साथ- वो? महबूबा मुफ्ती के साथ जब गवर्नमेंट की तब क्या था वो? नहीं, मोदी ने वो माना भी गलती थी। चुकी है, आप ये आपने मत बोलिए। साथ गवर्नमेंट की। कश्मीर उन्होंने पर माना भूख भी सेकी गलती की थी हमने। जो है- ये वक्त खुशहाली का है। और रही बात पीओके को हाँ, लेकर के गलती किसी की। प्रकार को कुछ शक्को शुबा आप इधर ना उधर की होना बातें मत चाहिए, कीजिए। ना था ना है। हमारे देश का अभिन्न अंग है, था और रहेगा। और बहुत जल्द किस दिन आप सुबह सो करके उठेंगे ना सर, जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त उठे थे बशीर साहब, खबर मिल जाएगी आपको कि पीओके हमारा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। वक्त इतना ही है।